हाय गाइस। और क्या चल रहा है? तो आज मैंने सोचा कि आपके प्रोत्साहन के लिए तो मैं अपने सर्विस टाइम का कुछ यादें दिखाता हूँ। कुछ तब का कुछ एप्रिसिएशन जो मुझे मिला है, कमेंडेशंस जो मुझे मिला है, तो वो कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप उसको देखो और आपको लगे कि हाँ, द जॉब ऑफ अ स्टेनोग्राफर, द पोस्ट ऑफ अ स्टेनोग्राफर इज़ वर्थ ट्राइंग फॉर। तो आप उसके लिए और ज़्यादा कोशिश करोगे, और ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगा, एंथुसियाज़्म मिलेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर करता हूँ, और उस टाइम का जो भी स्टोरी है, जो भी किस्सा है, उससे रिलेटेड जो भी हुआ था मेरे ये पिछले 2 साल के करियर में, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि जिस दराज में मैं सोच रहा हूँ, तो चलो देखते हैं वहीं होगा या कहीं और है, देखते हैं। तो ये मेरा वैसे तो स्टडी रूम है। ये मेरा वर्क स्टेशन है जहाँ बैठ के मैं काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। ऑफिस का काम भी टाइम टू टाइम आता रहता है, तो वो सब मैं करता हूँ। प्रिंटर वगैरह सब कुछ है, पूरा फुल सेटअप है। लैपटॉप है, लैपटॉप में ही मैं काम करता हूँ। डेस्कटॉप मेरा पुराना था, तो फिर वो बेच दिया। कितना 40-50 रुपया दिया होगा उसका। हार्ड डिस्क तो उसमें था भी नहीं, बाद में वो आया, अलग से गाली दिया कि हार्ड डिस्क नहीं है आपका, हार्ड डिस्क कहाँ है। मैंने बोला हार्ड डिस्क मुझे पता नहीं था, वो मैंने खोल के रख दिया था, जो भी हो। तो ये यहाँ छोटा सा बैल्कनी है, यहाँ रूम का डेकोर ये अपराजिता का आइडिया है। उसी ने ये सब स्पेशलाइजेशन वही करती रहती है। तो चलो देखते हैं। भांजा ने बॉल छोड़ के चला गया। ये बॉल फिर से ऊपर करना पड़ रहा है। भांजा खेलता रहता है तो बॉल ये इस रूम के अंदर रहता है, तो यहाँ से नीचे भेज दिया बॉल को। ये हमारा छत है। सीढ़ी उतरते उतरते चलो अपने रूम में चलते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा डाइनिंग का एरिया है, और ये जो है बीन बैग मैंने ऑर्डर दिया था बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ। शादी के बाद मैंने सोचा कि हाँ, हम लोग बीन बैग में बैठेंगे, बिंज करेंगे, एकदम मौज मस्ती करेंगे, पूरा फ्रेंड्स वगैरह लाएंगे, पार्टी होगा। तो सब कुछ वैसा कुछ तो हुआ नहीं। ये अभी इसका जगह यहीं पड़ा हुआ है ना। मैं यहाँ इसमें बैठ के कंफर्टेबल फील करता हूँ ना अपराजिता बैठ के कंफर्टेबल फील करती है। और ऐसा कोरोना कोविड का ऐसा लहर चला कि कोई दोस्त को बुला भी नहीं सके, और कोई पार्टी वार्टी कुछ हुआ भी नहीं। चलिए फिलहाल देखते हैं। क्योंकि ये सब हमारा शादी का फ़ोटो है, तो कभी इसका टूर अलग से करवाऊँगा। और दरवाज़ा ठीक से बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी भांजा और दीदी आए हुए हैं, और मेरा भांजा बहुत ज़्यादा शरारती है। वो कुछ भी चीज़ देखेगा तो बस उसको लेके वो स्टार्ट हो जाएगा, कहीं भी घुस जाता है, कुछ भी तोड़ देता है। तो ये मेरा रूम है, मेरा बेडरूम है। और इस दराज का, इस अलमारी का मैं बात कर रहा था, ये भी इधर है एक, लेकिन इसमें नहीं रखा हुआ है। इसमें ज़्यादातर मैंने कपड़े वगैरह रखा हुआ है, जितना तक मुझे याद है। और बेड तो गंदा है, क्योंकि मैं उठा उसके बाद मैंने सेट नहीं किया। और अपराजिता जो है यहाँ है नहीं, वो मायके गई हुई है। तो चलो हम देखते हैं कि जितना दूर मुझे लग रहा है इसमें होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। इसमें मैंने कुछ फाइल रखे हुए हैं, ये सब। ये जो है ये लेंस का सलूशन है, आपने शायद देखा होगा। जो मैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करता हूँ कभी कभी, तो मेरा पावर जो है आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा है। मेरा चश्मे का ग्लास जो है बहुत मोटा है। ये प्रेशर का ऑटो। तो मैं प्लास्टिक से निकाल के दिखाता हूँ उसको। ये हो गया ओरिजिनल। हाँ, तो आपने देख ही लिया। मेरा जो एप्रिसिएशन डीआईजी सर का है, शशिकांत उपाध्याय सर का। तो वो पहले डीआईजी ऑर्ग थे,
CRPF में, द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन कंट्री। तो उनके पास से ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ था कोलकाता में, मैंने अप्लाई किया हुआ था। बहुत लोग कमेंट्स में और मुझे पूछते भी रहते हैं कि सर ट्रांसफ़र कैसे कोलकाता में किया जाए, क्या प्रोसेस है, क्या है। तो उसका मैं ट्रांसफ़र का अलग से मैं पूरा डिटेल वीडियो एक दिन लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा। क्योंकि ट्रांसफ़र जो है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। कुछ डिपार्टमेंट आपको जॉइनिंग से पहले ही आपसे पूछ लेता है कि आपको कौन सा सिटी में जॉइन करना है, तो वो आपको ऑप्शन देता है। यहाँ आवाज़ बहुत हो रहा है। और बाकी कुछ डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आप पहले तो उनके हेडक्वार्टर में या न्यू दिल्ली में मोस्टली आपको जॉइन करवाया जाता है। तो आफ्टर न्यू दिल्ली यू आर आस्क्ड फॉर योर प्रेफरेंसेस, और वेदर यू आर आस्क्ड और नॉट, आफ्टर 1.5 years यू स्टार्ट ट्राइंग फॉर गेटिंग ट्रांसफ़र। आपको एप्लीकेशन लिखना है, कुछ प्रोसेस है तो उस पर फाइल चलाना है। उस डिपार्टमेंट में 1 साल में आप तो डिपार्टमेंट का वेयर अबाउट्स ऑफिसर्स के बारे में, क्या प्रोसेस है, एडम सेक्शन कैसा एस्टेब्लिशमेंट क्या है, कौन डील करता है, ये सब फाइल, ये सब आपको पता करना है। और जैसे ही आप पता करोगे तो उसके बाद आपको जो है आपको उसके लिए अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको जो है पेशेंस रखना है। ये ट्रांसफ़र का जो चीज़ होता है ये मोस्टली यू हैव टू हैव सम पेशेंस। ये जस्ट ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया और तुरंत आपका ट्रांसफ़र वगैरह हो गया। आप क्या कॉज़ दे रहे हो वो जेनुइन कॉज़ होना चाहिए। मोस्टली आप पेरेंट्स का हेल्थ इश्यूज़ लेकर आप दे सकते हो, बता सकते हो, उनको लिख सकते हो। लेकिन बी प्रिपेयर्ड, वो जब बैकग्राउंड चेकिंग करेंगे ना, जो जो आपने डेटा उसमें एप्लीकेशन में दिया होगा, चाहे वो आपका पेरेंट्स का हेल्थ हो या कुछ भी हो, चाहे आप उसमें लिखें कि आप सिंगल चाइल्ड हो, एक ही लड़का हो, अकेला लौता लड़का हो, तो वो सब वो क्रॉस चेकिंग होगा। आपका जो सर्विस रिकॉर्ड्स है उसमें आप क्रॉस चेकिंग किया जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो आप अगर पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज़ वगैरह लिखते हो तो उसमें शायद आपसे पूछा भी जाए कि क्या हेल्थ इश्यूज़ है, और उसका सपोर्टिंग मेडिकल सर्टिफिकेट्स प्लीज़ अटैच कीजिए, ऐसा आपसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर पूछे तो ऐसा हो कि आपके पास उसके रिप्लाई है और उसका सपोर्टिंग एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ है भी नहीं और बेबुनियाद का आपने उसमें लिख के दे दिया कि सर मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, ऐसा ऐसा रीज़न है, फालतू का मनगढ़ा बना के। तो उसमें आपका सर्विस में गलत इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर वो अधिकारी उस टाइप का हो तो वो आपके खिलाफ़ कोई भी कदम ले सकता है। ऊपर से आपका 2 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है। जब तक 2 साल कंप्लीट नहीं होता है, आपके नौकरी को पक्का नौकरी माना नहीं जाएगा। आप प्रोबेशन में हो। मैंने अपने ऑफिस में देखा है, मेरी आंखों के सामने प्रोबेशन पीरियड का 2 बंदे का नौकरी, एक बंदे का नौकरी तो टर्मिनेट कर दिया है। उसने फिर कैट में अप्लाई करके रखा हुआ है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है, तो उसमें अप्लाई करके रखा हुआ है। उसमें केस फंसा हुआ है। वो 5 6 साल 10 साल का बात है। ना डिपार्टमेंट हार मानेगा, ना वो बंदा हार मानेगा। जब तक उसका दम है वो केस कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन इसका एंड रिजल्ट कुछ है नहीं, ज़ीरो एंड रिजल्ट है। आपको झमेले में पड़ना ही नहीं है। हमेशा नौकरी मिला है तो वो बहुत कष्ट करके, बहुत कुछ झेलने के बाद, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके आपको जॉब मिलता है, और उस जॉब को बचा के रखना, सेफ रखना, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका बनता है। हाँ, यहाँ आवाज़ बहुत हो रहा था तो मैं इसको बंद करके यहाँ आ गया रूम के अंदर। सामने सब कंस्ट्रक्शंस चल रहा है। तो एनीवेज़, जो मैं बोल रहा था कि ट्रांसफ़र का जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं सारा चीज़ जो है डिटेल्स में बताऊंगा। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, किसको लिखना है, आपका हायर अथॉरिटी कौन है, ये सब आपको पता करके कैसे क्या लिखना है, क्या रीज़न देना है, कौन से रीज़न के बिहाफ में एक्शन फास्ट होगा, किस में एक्शन थोड़ा स्लो होगा। उस और सरकारी नौकरी में क्या होता है, आप डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन दिए, उसके बाद आप भी भूल गए और कुछ बोला नहीं, इस ऐसे नहीं होता है। अधिकारी भी भूल जाएगा ना। आपको टाइम टू टाइम उसको, उसका प्रोसेसिंग को आपको परस्यू करना पड़ेगा। कुछ भी आप एप्लीकेशन देते हो उसको आपको परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। आप उस केस को परस्यू नहीं करोगे तो वो जो है फाइल में ही दबा रहेगा और वो उस अधिकारी के पास पड़ा रहेगा। आजकल जो हुआ है एक वो ई ऑफिस हो गया है। तो ई ऑफिस में अगर आप केस बना के, ई ऑफिस का अगर प्रोसेस आपके डिपार्टमेंट में होता है तो वो बहुत अच्छा है। तो ई ऑफिस में आपको पता चल जाता है कि फ़ाइल किसके पास पड़ा हुआ है या ई रिसिप्ट किसके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका एक नंबर आपको मिल जाता है। उस नंबर से आप सर्च करोगे तो आपको लोकेशन जो है पता चल जाता है। हाँ, तो डीआईजी सर, उपाध्याय सर, जिनका मैंने आपको एप्रिसिएशन लेटर दिखाया, तो मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उन जैसा सर मिला जिनके पास मैं काम करने का मुझे ऑप्शन मिला, मुझे स्कोप मिला। सर ने बहुत कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि मैं मतलब पॉइंट कर के ऐसे मैं बोल नहीं सकता। जब भी मैं काम करने जाता हूँ आज कोलकाता में, तो मुझे सर का जो टीचिंग है वो टाइम टू टाइम याद आता रहता है, और मैं कोई भी सिचुएशन में फंस जाता हूँ या कुछ भी दिक्कत हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि सर रहते तो सर क्या एडवाइस करते, कैसे बोलते, कैसे डील करना चाहिए इस चीज़ को, सर क्या बोलते। तो
मैं सर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और पर्सनली मैं जो है डीआईजी सर का इस उम्र में जो डेडिकेशन है उनका, जो उनके अंदर पढ़ने का, सीखने का, जानने का, आगे बढ़ने का जो जज़्बा है, तो उसको मैं दिल से सलाम करता हूँ। और मैं उसका अगर 10% भी बन जाऊँ तो वो भी बहुत है मेरे लिए। तो ये सर्टिफिकेट जो है, हाँ, अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शन था। एक्चुअली हमारे ऑफ़िस में क्या है, टाइम टू टाइम रिवार्ड का एक चलता रहता है। कुछ बड़ा अगर ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऑफ़िस में, तो उससे जुड़े हुए जो स्टाफ़ होते हैं उनके लिए रिवार्ड का एक प्रोसेस चलता है। तो हमारे ऑफ़िस का रेज़िंग डे था 28 अगस्त को, पिछले साल। तो मैंने उसमें बहुत कुछ काम किया था, प्रेस रिलीज़ वगैरह डीओ से शुरू करके। तो मेरे पास 2 ऑप्शन दिया गया था, या तो आप पैसा लो और या तो सर्टिफ़िकेट। तो मैंने जो है पैसे को, कैश कैश प्राइस था उसमें, तो उसको मैंने फ़ोरगो कर दिया था। क्योंकि पैसा क्या होता है, पैसा आपको मिलेगा, वो खर्चा हो जाएगा, इधर उधर कहाँ चला चला जाएगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। पैसे का वैल्यू बढ़ता है क्या, आप बोलिए? पैसे का वैल्यू घटता ही रहता है, घटता ही रहता है। आप अपने आसपास देख लो, हर चीज़ का कीमत देख लो, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, तो पैसे का कोई वैल्यू है ही नहीं। ये तो बेकार चीज़ हो गया ना। वैल्यू है सर्टिफिकेट का, एप्रिसिएशन लेटर का, कमेंडेशन का, उसका वैल्यू है। क्योंकि एक बार कोई अधिकारी ने अगर आपको अच्छा कहा है रिटन में, लिखित में, जो कि रिकॉर्डेड एविडेंस है, तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ भी जाओगे, कहीं कोई भी डिपार्टमेंट में जाओगे, डेपुटेशन में जाओगे, प्रमोशन के टाइम में, हर चीज़ में ये चेक किया जाएगा कि आपको क्या रिकॉग्निशन मिला हुआ है, आपको क्या एप्रिसिएशन मिला हुआ है, किसने एप्रिशिएट किया है और किस चीज़ के लिए आपको एप्रिसिएशन मिला हुआ है। ये सब चीज़ देखेगा। और एक जो चीज़ है एसीआर, उस दराज में उसमें सेम वहीं पर ही था मेरा, एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। और एक चीज़ होता है एपआर, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट। तो ये चीज़ जो है हर साल आपको ये थोड़ा सा बेसिक डेटा आपको फिलअप करके देना होता है। और आप जिस अफसर के अंडर में हो, जो अधिकारी के अंडर में हो, तो वो बाकी आपको मार्क्स देते हैं आपके काम करने के हिसाब से, आपकी गुणवत्ता के हिसाब से वो आपको मार्क्स देते हैं। और उस मार्क्स में जो फाइनल मार्क होता है उसमें ग्रेडिंग होता है। गुड होता है, एवरेज होता है, वेरी गुड होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। सबसे हाईएस्ट जो है आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे पहला साल के एसीआर में ही आउटस्टैंडिंग मिला था। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत मैं मानता हूँ। क्योंकि अभी तक लाइफ में मेरा सर्विस में जॉइन करने के बाद से जो भी कुछ हुआ है मेरे सर्विस लाइफ में, बहुत अच्छा हुआ है। और बहुत कम लोगों को ये जो सौभाग्य है ये प्राप्त होता है, जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ अपने मम्मी पापा को और अपने टीचर्स को, जिन्होंने आज मैं जो भी हूँ इसको बनाया। और थोड़ा बहुत क्रेडिट अपराजिता को भी जाता है। क्योंकि वो जो है कभी मेरे ऊपर से उसने भरोसा छोड़ा नहीं। वो हमेशा लगी रही कि नहीं, तुम कर पाओगे, तुमसे हो पाएगा, तुम कोशिश जो है जारी रखो। मैं कभी कभी, देखिए यार, इंसान जो है ना वो कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। स्ट्रगल करने का भी एक हद होता है, एक लिमिट होता है। आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और वो जो है आप फेलियर को कितना फेस करोगे। एक टाइम के बाद आपको इनकरेजमेंट चाहिए होता है। और अपने जब इनकरेज करते हैं ना, अपने जब पास में रहते हैं, साथ में खड़े होते हैं आपके फेलियर के टाइम में, उससे अच्छा फीलिंग्स और कुछ होता नहीं है। उससे अच्छा मोटिवेशन और कुछ होता नहीं है। वहाँ से जो मोटिवेशन आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि यार ये लोग मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इतना कुछ वो त्याग कर रहे हैं, वो मेरे लिए अभी भी मेरे ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं। तो कुछ तो बात होगा ना मेरे अंदर, जिसलिए वो भरोसा कर रहे हैं सब लोग। जो लड़की जो है इतने साल से मेरे लिए वेट कर रही है, वो अभी भी बोल रही है कि नहीं, तुम कर पाओगे, ज़रूर होगा तुमसे। तो कुछ तो उसने देखा होगा यार मेरे अंदर झाँक के इतने साल में। कुछ तो उसे पता होगा कि ये इंसान जो है इसमें काबिलियत है, ये कर पाता, ये कर पाएगा, इसका ऊपर भरोसा है। उसने अपने मम्मी, जब उसकी मम्मी पापा लड़के देखना स्टार्ट किए थे, तो तब भी वो अपने ज़िद पे अड़ी रही। वो बोली कि नहीं, आप थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ा और वेट कर लीजिए, ये ज़रूर कर पाएगा, इसमें मुझे पूरा भरोसा है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन ये है कि मैंने उसको निराश नहीं किया। जबकि मेरा टारगेट कुछ और था, लेकिन ठीक है यार, 2400 ही मिला हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, गुज़ारा तो हो रहा है ना, दिक्कत किसी बात का है नहीं। क्योंकि 2400 ग्रेड पे में आपको इतना तो मिल ही जाता है सैलरी कि आपको किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप अपने पैरों में खुद खड़े हो पाओ और अपना जो है ज़रूरी चीज़ें अपने फैमिली को आप प्रोवाइड कर सको। इतना आपका औकात तो बन ही जाता है ग्रेड डी की पोस्ट में। ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। तो
चलिए गाइस, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डिक्टेशन लेते रहिए और एग्ज़ाम के लिए सिर्फ स्किल के लिए नहीं, नेक्स्ट रिटन के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि प्लान ए के साथ प्लान बी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 प्लान आपके पास होना चाहिए। सिर्फ ब्लाइंडली आप प्लान ए को फॉलो करके मत जाओ। ये अनअकैडमी का पीवीएफ का वेब सीरीज़ आज नहीं हो रहा है। तो आप अपने पास 2 प्लान रखो। रियलिटी में 2 प्लान रखना पड़ता है, क्योंकि स्किल आप निकाल लोगे, ठीक है। उसके बावजूद अगर स्किल आपका बहुत बढ़िया हुआ, आपका क्वालिफाई हो गया, नौकरी आपको मिल गई, लेकिन जो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो रिटर्न आपका स्किल के कुछ दिन बाद ही रिटर्न होने वाला था, उसमें अगर आपने ख़राब परफॉर्म किया है, तो वो साल तो आपका गया। अगर उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, यहाँ आपने स्किल वाला नौकरी ज्वाइन किया, उसका तुरंत बाद ही जिसका रिटर्न आपने बहुत बढ़िया दिया था, उसका स्कोर आ जाता है, उसका स्किल भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, निकाल दो, फिर तुरंत आपको प्रमोशन और बढ़िया नौकरी और अच्छा मिल जाएगा। द मोर द मेरियर ना, ज़्यादा मिलने से कोई दिक्कत तो है नहीं। तो थोड़ा टाइम रिटर्न में भी दो और थोड़ा टाइम स्किल में दो, क्या दिक्कत है। टाइम टाइम जो है ना, वो आपको निकालना पड़ता है। टाइम ऐसे ऐसे अपने आप नहीं बन जाता, उसको आपको निकाल के उस टाइम को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, उस टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है मैं करूँगा इतने से इतना टाइम में। आपका जो है रूटीन ऐसे होना चाहिए जिसमें एक साथ 2 चीज़ें हो सके। एक तो आप मल्टीटास्कर बनने ही वाले हो स्टेनो 1 के, तो प्रिपरेशन से ही शुरू करो ना मल्टीटास्किंग का प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है। ठीक है गाइस, चलो। तो मैंने आपको मेरा जो भी एप्रिसिएशन अभी 2 साल में जितना मिल चुका है मैंने आपको दिखाया, और ये सब दिखाने का सिर्फ अगर मोटिव कुछ है मेरे दिल में, तो वो बस एक ही मोटिव है कि आपको मैं एक चीज़ साफ साफ बता सकूं, स्टेनोग्राफर बहुत बढ़िया पोस्ट है, गजब पोस्ट है। इसको अगर आपको लेना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो मिलेगा तो ज़रूर। अगर मुझे मिला है, मुझ जैसे एवरेज इंसान को अगर ये जॉब मिला हुआ है, तो आपको तो पक्का मिलेगा, इस बात का गारंटी है। बस अपने मन से, अपने ऑनेस्टी से, अपने फुल डेडिकेशन से आप तैयारी जारी रखो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।